भारत की ये राजधानी रोज बेहिसाब बढ़ रही है। हुमायूं का मकबरा 4.5 सदियों से सिर उठाए खड़ा है, लेकिन वक्त की बेरहमी इमारत पर साफ नजर आने लगी। मौसम और अनदेखी से मध्यकाल की इस खूबसूरत इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग 21वीं सदी की शुरुआत से ही सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट की मदद से इसकी हिफाजत के काम में लगे हुए हैं। कई विशेषज्ञों की टीम ने हुमायूं के मकबरे को पहले जैसा बनाने की योजना पर काम किया। 450 साल पहले इसे बनाने वालों के ही तौर तरीकों से हो रही मरम्मत से हुमायूं का मकबरा धीरे धीरे फिर से चमकने लगा। 2 दशक में खंडहर हुए इस शाही मकबरे की शान लौट आई। लेकिन कलश का अचानक टूटना एक बड़ी मुसीबत थी। गुंबद के ऊपर लगा कलश इस इमारत की शान था। ये विशाल गुंबद की बुलंदी में 4 चांद लगाता था। सैकड़ों साल बाद भी तांबे के कलश पर चढ़ाई गई सोने की परत नजर आ रही है। टीम को एक हैरत अंगेज जानकारी मिली। यहाँ एक इंसान बना है, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ कुछ नक्श है, इसमें काफी कुछ है और इससे हमें काफी कुछ पता चल सकता है। ऑफिस में हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ज्यादा साफ तस्वीरें सामने आई। कलश में सबसे अहम चीज झुककर नमाज पढ़ रहे एक शख्स की तस्वीर थी। नमाज पढ़ रहा यह शख्स बेहतरीन मुगल लिबास में था और आप देख सकते हैं कि इसकी पगड़ी वगैरह कितनी शानदार है। नमाज पढ़ रहे शख्स का चेहरा खुरच कर लगभग मिटा दिया गया है। पारंपरिक इस्लाम में ऐसा अक्सर देखा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी जीवित चीज की तस्वीर बनाने की मनाही है। किसी को लगा होगा कि ये सही नहीं था। इसके सही मायने शायद कभी सामने ना आए। ये रहस्य यहाँ बादशाह हुमायूं और 160 अन्य मुगलों के साथ हमेशा दफन रहेगा। ये महान मुगल कौन थे? इसका जवाब हिंदुस्तान से बाहर मिल सकता है। मुगल लफ्ज मंगोल से बना है क्योंकि उनके पूर्वज मंगोलियन थे। उनकी मां का खानदान खूंखार चंगेज खान से जुड़ा था। चंगेज और उनकी मंगोलियन फौज ने दुनिया में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन मुगल अपने पिता के पूर्वज तैमूर की इज्जत करते थे। किस्से कहानियों में मशहूर तैमूर मौजूदा उज़्बेकिस्तान का एक खान था। उसने ईरान, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों और उत्तर भारत को भी जीत लिया था। लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद तैमूर खानदान की सल्तनत बिखर गई। उसका एक वारिस बाबर अफगानिस्तान के बदहाल शहर काबुल पर राज करता था। लेकिन बाबर और उसके 18 साल के बेटे हुमायूं को एक नए घर की तलाश थी। वो दक्षिण पूर्व के इलाकों को जीतते हुए हिंदुस्तान तक पहुंच गए। सन 1526 में उत्तर भारत में पानीपत की लड़ाई में बाबर के 12,000 सैनिकों ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज का सामना किया। मुगल तोपखाने और घुड़सवार फौज ने लोदी की फौज को एक ही दिन में हरा दिया। और इसी तरह बाबर और मुगल हुकूमत का हिंदुस्तान में आगाज हुआ। लेकिन बादशाह को ना सुनने की आदत नहीं थी और उनका निकाह हो गया। लेकिन ये निकाह बहुत मुश्किल वक्त में हुआ था क्योंकि हाल ही में हुमायूं को कन्नौज में एक अहम जंग में अफगान शेर शाह सूरी से मात मिली थी। कन्नौज के बाद मुगलों के पास कोई ठिकाना नहीं था और उनके पास यही उपाय बचा था कि अपनी बची खुची दौलत संभाल कर कहीं पनाह ले लें। हुमायूं की हारी हुई फौज उत्तर में पंजाब चली गई।
लेकिन शेर शाह की ताकत बढ़ने के साथ ही मुगलों को दक्षिण पश्चिम में झुलसते थार रेगिस्तान में जाना पड़ा। कुछ वफादार हुमायूं के साथ थे, उनमें उनके भरोसेमंद सलाहकार बैरम खान भी थे। ये उनके लिए बहुत बुरे दिन थे। उस समय हमीदा बानो मां बनने वाली थी और उन लोगों को पनाह की जरूरत थी। वो आगे सिंध में उमरकोट की ओर बढ़ गए। यहां उन्हें हिंदू राणा ने पनाह दी, जो इस रेगिस्तानी इलाके के शासक थे। सन 1542 के पतझड़ में हमीदा को दर्द होना शुरू हुआ। हुमायूं एक समुदाय के मुखिया से लड़ने गए हुए थे। कम उम्र हमीदा को अब कई दिक्कतों का सामना करना था। और अब वो मां भी बन गई थी। जंग से लौटने पर हुमायूं ने अपने बेटे को पहली बार देखा। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर कस्तूरी लगाई ताकि उसकी खुशबू की ही तरह उनके बेटे का नाम भी दूर दूर तक फैले। उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। ये बच्चा आगे चलकर भारत के सबसे महान शासकों में से एक बना। उन्होंने उस बच्चे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। दुनिया उसे महान अकबर के नाम से याद करती है। लेकिन हुमायूं अब भी एक भगोड़े की जिंदगी जी रहे थे। बचे हुए 40 लोगों के साथ वो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान की ओर रवाना हुए। 6 महीने का बेटा जलालुद्दीन हिंदू कुश पहाड़ का कठिन सफर नहीं झेल सकता था। इसलिए उसे कंधार में हुमायूं की पहली बीवी के पास छोड़ दिया गया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमीदा हमेशा हुमायूं के साथ बनी रही। कहते हैं जिंदा रहने के लिए उन्हें घोड़े का मांस भी खाना पड़ा। उस समय हुमायूं काबुल और कंधार दोनों जगहों से पूरी तरह कटे हुए थे और उन्हें लगा कि उन्हें अब सिर्फ एक ही जगह पनाह मिल सकती है, ईरान में। ईरान के शासक शाह तहमास्प ने हुमायूं की मदद की, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। कई महीनों के इंतजार के बाद शाह ने हुमायूं को अपनी खोई हुई सल्तनत वापस हासिल करने के लिए फौजी मदद देने की पेशकश की, लेकिन इस दरियादिली की भी कीमत थी। उन्होंने कहा कि हुमायूं को सुन्नी इस्लाम छोड़कर शाह की तरह ही शिया बनना होगा। दोनों के बीच क्या तय हुआ ये अब इतिहास में दफन है, लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं ने एक तोहफा देकर शाह को राजी कर लिया। ये एक बहुत बड़ा हीरा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये मशहूर कोहिनूर हीरा हो सकता है। और इस तरह हुमायूं की किस्मत एक बार फिर बदल गई। एक नई फौज के साथ वो हिंदुस्तान की गद्दी वापस लेने के लिए तैयार थे। दिल्ली लौटने तक वो देश निकाले की हालत में 12 साल में लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से गुजर चुके थे। और 23 जुलाई सन 1555 को हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। इक्कीसवीं सदी की दिल्ली में इसके मध्यकालीन अतीत के अवशेष छिपे हुए हैं। ये पुराने शहर 11वीं सदी के बाद से वजूद में आए। खुद की अहमियत बनाए रखने के लिए शासक
खुद अपने मकबरे बनवाते थे, लेकिन ये मकबरे हिंदुस्तान के दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे के सामने बहुत छोटे साबित होने वाले थे। जानी मानी आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन एबा कॉक के मुताबिक दुनिया में मकबरों की सबसे समृद्ध परंपरा भारत में है। हुमायूं का मकबरा विवाद में था या नहीं, लेकिन वो अपने समय में सबसे बड़ा मकबरा था पूरे एशिया में। ये इमारत लगभग 9,290 वर्ग मीटर में फैली है और तकरीबन 48 मीटर ऊंची है। इसके सबसे बड़े चेंबर की ऊंचाई किसी 7 मंजिला इमारत जितनी है। बाहर से गुंबद का विशाल दायरा 68 मीटर है। इसके ऊपर लगा कलश 6 मीटर ऊंचा है, जिसे बनाने में 300 किलोग्राम तांबा और 10 किलोग्राम सोना लगा है। 4 बाग कहे जाने वाले बगीचे 26 एकड़ में फैले हुए हैं, जो क्रिकेट के 5 मैदानों के बराबर है। मुगलों ने यहीं अपनी निर्माण शैली की बुनियाद रखी थी। ये सिर्फ एक बादशाह की कब्र नहीं थी, ये भारत में किसी की याद में बनी पहली बड़ी इमारत थी, एक सल्तनत का प्रतीक। लेकिन आखिरकार ये एक मकबरा था और इसकी शुरुआत मौत से हुई। 12 साल तक अपनी सल्तनत खोने और लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से फिर से दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। लेकिन महज 6 महीनों में किस्मत उनका साथ छोड़ गई। ग्रह नक्षत्रों में हुमायूं की गहरी दिलचस्पी थी। जनवरी की एक ठंडी शाम को वो तारों को देख रहे थे कि अजान गूंज उठी। जल्दबाजी में वो नमाज के लिए चल दिए, लेकिन फिसल गए। जख्मी हुमायूं जिंदा तो है, लेकिन बचना मुश्किल है। हुमायूं के माथे की दाहिनी तरफ लगी चोट जानलेवा है। उनके सलाहकारों को तेजी से काम करना होगा। ये जानते हैं कि हुमायूं के भाई और रिश्तेदार गद्दी हथिया सकते हैं और हुमायूं के बेटे जलाल से बादशाहत का हक छीन सकते हैं। कुछ दिनों तक मौत से लड़ने के बाद भारत के दूसरे मुगल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं ने आखिरी सांस ली। हुमायूं की मौत को दुनिया से छिपाए रखा गया। लोगों को गुमराह करने के लिए बादशाह जैसी शक्ल सूरत वाले एक शख्स को हर सुबह झरोखों में घुमाया जाता था। अगले वारिस को गद्दी पर बिठाने की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली से कुछ दिनों की दूरी पर कलनौर पंजाब में शहजादे जलाल को तैयार किया गया। हुमायूं के भरोसेमंद सलाहकार बैरम खान को उनका संरक्षक बनाया गया। बादशाह बनने वाले इस लड़के की ताजपोशी की रस्म बहुत जल्दबाजी में पूरी कर दी गई। हजरत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलाल अब अकबर बन गए।
हिंदुस्तान के बादशाह। एक बादशाह दूसरी दुनिया में चले गए और दूसरे ने उनकी जगह ले ली। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 13 साल के हैं। दूर कहीं हमीदा अपने शौहर की मौत से गमगीन है। उस समय की ज्यादातर औरतों की तरह ये भी अपने शौहर को दफनाने की रस्म में शामिल नहीं हो सकती। सालों की जद्दोजहद और एक से दूसरे मुल्क में भटकने के दौरान हमीदा हमेशा हुमायूं के साथ रही। कुछ लोगों का मानना है कि अब हमीदा ने अपने मरहूम शौहर का मकबरा बनाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन इसके बारे में कहानियां और भी हैं। हमें पता है कि हमीदा बानो बेगम, जो शायद हुमायूं की पसंदीदा बीवी थी, उन्होंने कैसे देश निकाले की मुश्किलों को झेला था। एक हाजी बेगम की भी दास्तान मौजूद है, लेकिन ये तय करना मुश्किल है कि ये कौन सी हाजी बेगम है। ये मकबरा किसने बनवाया, ये अब भी एक रहस्य है, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि इसे अकबर ने बनवाया था। अकबर हिंदुस्तान के बादशाह थे और उनका मुगल खानदान यहाँ राज करने वाला था। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के एक्सपर्ट्स हुमायूं के मकबरे की लेजर मैपिंग कर रहे हैं। लेजर बीम्स से साइज की सटीक जानकारी मिलती है। इन आंकड़ों से 3D इमेजेस तैयार की गई। इससे एक जबरदस्त मॉडल तैयार हुआ। बड़ा होने के साथ साथ इस मकबरे में कमाल की नई चीजें और बारीकियां भी मौजूद हैं। ऐसा डिजाइन जो देखने में जबरदस्त लगे। ये इमारत बीच से भी उतनी ही कमाल की दिखती है जितनी अगल बगल से। इसका हर कोना 45 डिग्री के कोण पर है। ये इमारत 8 कोनों वाली संरचनाओं के एक सिलसिले से बनी है। इसके किनारों पर बने छोटे तालाबों में इस शानदार इमारत का अक्स दिखता है। गुंबद के नीचे वाला चेंबर 21 मीटर ऊंचा है। बाहर से इसकी बनावट देखने से ऐसा लगता है कि मानो इसमें कई मंजिलें हैं। इसका आर्किटेक्चर वाकई कमाल का है। शायद इसीलिए इस मकबरे को बनाने वाले माहिर कारीगरों को आज भी याद किया जाता। हुमायूं की मौत के 10 साल बाद बादशाह अकबर हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक बन गए। उनकी सल्तनत अफगानिस्तान से बंगाल तक फैली हुई थी। अब जवान हो चुके अकबर अपने पिता के लिए एक शानदार मकबरा बनवाने के लिए तैयार थे। एक ऐसा मकबरा जो उनकी सल्तनत की ताकत और जज्बे का प्रतीक बनेगा। अकबर ने पर्शिया के मिर्जा मिराग घियास और मोहम्मद सैयद यानी बाप बेटे की एक जोड़ी को इस इमारत का आर्किटेक्ट बनाया। 20वीं सदी के अंत में बुखारा में मिले एक ऐतिहासिक दस्तावेज से हमें पता चला कि मिराग घियास और उनका बेटा इस इमारत को बनाने वाले उस्ताद कारीगर थे। ये पता नहीं कि अकबर ने घियास को क्या निर्देश दिए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने पिता के दुश्मन शेर शाह सूरी के मकबरे से बड़ी इमारत बनवाना चाहते थे, जो झील के बीच बनी एक शानदार इमारत है। घियास और उनके बेटे से बहुत उम्मीदें की जा रही होंगी। ये पता नहीं है कि इस मुगल इमारत को कैसे डिजाइन किया गया। इसकी कोई रूपरेखा या नक्शा मौजूद नहीं है। आज कंप्यूटर से बनने वाले डिजाइन के विपरीत उस समय के आर्किटेक्ट्स मध्यकालीन औजारों की मदद से काम करते थे। निर्माण के अपने काम में माहिर इन लोगों को यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता था। अगर आज हुमायूं के मकबरे जैसी इमारत बनती तो इसके लिए आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, हाइड्रोलिक इंजीनियर्स, बॉटनिस्ट,
जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस सबकी जरूरत पड़ेगी और ये जाहिर है कि घियास और उनका बेटा और दूसरे बिल्डर्स इन सभी विज्ञानों और कई दूसरी चीजों के अच्छे जानकार थे। इस तरह की जो इमारतें थीं वो 3D मॉडल्स पर बनी होंगी जिन्हें बारीकी से तैयार करके बादशाह को दिखाया गया होगा। जब घियास ने ये मॉडल बादशाह अकबर को दिखाया होगा तो उनकी आंखें खुली रह गई होंगी। इसमें सिर्फ कमाल की ज्योमेट्री ही नहीं थी, इसके डिजाइन में पत्थर पर काम करने की पारंपरिक भारतीय कारीगरी के साथ पर्शिया की बारीक सजावट भी थी। गुंबद के ऊपर लगा कलश इस मेल की एक मिसाल है। इस्लामी शैली में बने गुंबद के ऊपर भारतीय मंदिर निर्माण शैली में इस्तेमाल होने वाले कलश जैसी चीज लगी है। बादशाह इससे बहुत प्रभावित हुए और इसके लिए जगह का चुनाव बहुत साफ था। ये मकबरा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास होना चाहिए था। मनम गुलाम अली निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के संत थे और ये भारत में सबसे आदरणीय सूफी संतों में से एक थे। 14वीं सदी की शुरुआत में यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। हुमायूं का मकबरा ठीक उस जगह के सामने बनाया जाना था जहां निजामुद्दीन औलिया ध्यान लगाते थे। हुमायूं के मकबरे के पश्चिमी छोर पर वो दरगाह है जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र है। इस संत की जिंदगी और उसके बाद के दौर में भी उनकी दरगाह भारत में उस समय पनप रही हिंदुस्तानी तहजीब का एक केंद्र बन गई। इसकी सबसे जबरदस्त मिसालों में से एक है कव्वाली की शुरुआत। ये सूफी संगीत फारसी और हिंदू भक्ति संगीत का मिला जुला रूप था। ऐसे मिले जुले सांस्कृतिक माहौल में भारत की अब तक की सबसे जबरदस्त इमारतों में से एक की रूपरेखा बनाई गई। सन 2007 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे को फिर से ठीक करने का काम शुरू किया। शुरुआती जायजा लेने के दौरान ये लोग इमारत के नीचे मौजूद तहखाने में पहुंचे। सम्मान जताने के लिए जायजा लेने वाली टीम ने अपने जूते बाहर उतार दिए। पत्थर की ये मामूली सी सिल्ली ही दूसरे महान मुगल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की असली कब्र है। बादशाह यहीं दफन है। असली कब्र की सादगी की तुलना में इसकी ऊपर वाली मंजिल ठीक उलट है। यहाँ मकबरे के बीचों बीच एक बड़े हॉल में नक्काशीदार संगमरमर से बना स्मारक है। इसके ऊपर सजावट से भरी हुई छत है। दूसरे कमरों में ऐसे ही और स्मारक हैं, जबकि असली कब्र नीचे तहखाने में मौजूद है। इस मकबरे के तहखाने में 2 मंजिलों वाले 68 कमरे हैं, जिनमें मुगलों की 160 से ज्यादा कब्र हैं। किसी भी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा है। मकबरे के बीचों बीच बादशाह हुमायूं की कब्र है। बिना निशानी वाली दूसरी कब्रों में अकबर की मां हमीदा और दूसरे 5 मुगल बादशाह दफन हैं।
ये शानदार मकबरा यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर सिर उठाए खड़ा है। ये लगभग पूरी तरह पत्थर से बनी एक भारी इमारत है। इसमें 3000 टन से ज्यादा सैंडस्टोन और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से यहाँ तक लाया गया था। लेकिन मकबरे और आसपास की इमारतों में इस्तेमाल ज्यादातर पत्थर स्थानीय क्वार्ट्जाइट है। इसमें 3,60,000 टन क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें 5 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों में भरकर यहाँ लाया गया होगा। हाल में खोदे गए कुछ गलियारे उस जगह तक जाते हैं जहाँ पहले यमुना नदी बहती थी। ये मकबरा नदी के किनारे मौजूद था। तो ये विशाल इमारत कैसे 4.5 सदियों तक कुदरत का कहर झेलकर सही सलामत रही? इसका रहस्य इमारत की बुनियादी रूपरेखा में है। उस समय यमुना नदी थोड़ा और पश्चिम में बहती थी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे से पता चला है कि नदी के तल के बीचों बीच एक चट्टानी उभार मौजूद है। इमारत की नींव रखने के लिए ऐसी ही मजबूत बुनियाद की जरूरत थी। इसे बनाने के लिए पूरी दुनिया से कारीगर आए होंगे। यहाँ मध्य एशिया तक से कारीगर आए होंगे, क्योंकि वहाँ की कला की झलक यहाँ की नक्काशी में मिलती है। साथ ही राजपूत राजाओं के लिए काम करने वाले हिंदू कारीगर भी रहे होंगे, यानी पूरा साम्राज्य लगा हुआ था। इमारत 3 बुनियादी हिस्सों में बटी हुई थी। इसका निचला हिस्सा यानी तहखाना बादशाह और मुगल खानदान के दूसरे सदस्यों को दफनाने की जगह है। दूसरा हिस्सा मुख्य इमारत है, जिसमें सेंट्रल चेम्बर है। तीसरा हिस्सा इस मकबरे का विशाल गुंबद है। इसकी रूपरेखा 2 छतों वाले दोहरे गुंबद के रूप में बनी थी। एक बाहर से नजर आने वाला गुंबद है और दूसरा चेम्बर के अंदर से दिखने वाली छत है। ये इमारत का सबसे महत्वाकांक्षी पहलू था। इससे पहले भारत में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बनी थी। इसका वजन इस पूरी इमारत पर जबरदस्त बोझ डाल सकता था। निर्माताओं ने गुंबद के नीचे एक ड्रम जैसी संरचना की रूपरेखा बनाई, जो ऊपर से पड़ने वाले भार को फैलने से रोकता है। इससे गुंबद का पूरा भार ड्रम और मुख्य दीवारों से होते हुए बुनियाद तक और फिर उसके नीचे की चट्टानों तक पहुंच जाता है। ड्रम काफी भार संभालता है और इसकी बहुत अहमियत है। ये सिर्फ डिजाइन की सजावटी चीज नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। भारत के मध्यकालीन निर्माता भी लाल और सफेद रंगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ था। ये इसकी सजावट का सिर्फ एक पहलू है। यहाँ 6 कोनों वाले सितारे साफ नजर आते हैं। इस्लामी शैली की ये सजावट हिंदू शैली में बने पत्थर के कमल के साथ थी। हिंदू मुस्लिम की मिली-जुली संस्कृति में बादशाह अकबर की दिलचस्पी यहाँ कई जगहों पर नजर आती है। ऊपर पत्थर से बनी छतरियां बिल्कुल राजपूत शैली की हैं। छत पर बरामदों में गुजरात की लकड़ी की कारीगरी की झलक नजर आती है। इस इमारत के हर कोने में पत्थर तराशने वाले हिंदू कारीगरों का हुनर साफ नजर आता है। राजपूत शैली में बनी छतरियों के ऊपर मुगलों के पूर्वजों के इलाके समरकंद की शैली की टाइल्स लगी हुई है। 4 सदियों से भी ज्यादा वक्त के बाद अब इसकी असली भीतरी सजावट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण से कलाकारों ने इसकी खोई हुई भव्यता वापस हासिल की। कहते हैं इसकी छत सोने की कारीगरी से चमकती थी। हुमायूं के स्मारक के ऊपर एक शामियाना होता था जो स्तंभों के सहारे खड़ा रहता था। बादशाह की तलवार, उनकी किताबें और उनके जूते कब्र के पास ही रखे रहते थे। मुगल लोग हुमायूं के मकबरे को जन्नत नशीन जिल्ले इलाही का बगीचा कहते थे। जाहिर है कि बगीचे इस मकबरे में सबसे अहम थे।
दीवारों से घिरे बगीचे के लिए पुराने पारसी लफ्ज पायेरी डाइजा से ही अंग्रेजी का पैराडाइज बना है, जिसका मतलब है स्वर्ग। 26 एकड़ में फैले ये विशाल बागीचे तीन तरफ से 6 मीटर ऊंची दीवारों और चौथी ओर यमुना नदी से घिरे हुए हैं। यहाँ पानी के चैनल्स जन्नत की 4 नदियों के प्रतीक हैं। ये इस बागीचे को 4 चौकोर हिस्सों में बांटती हैं, जिसकी वजह से इसे 4 बाग कहा जाता है। हर चौकोर हिस्से में 8 क्यारियां हैं, जो जन्नत के हश्त बिहिश्त यानी जन्नत के 8 हिस्सों वाले बागीचे का प्रतीक है। पानी के झरने या फव्वारे यहाँ पहाड़ी झरनों जैसी आवाज पैदा करते थे। पगडंडियों के मिलने की जगह पर बागीचों में चबूतरे बनाए गए, जो मुगल परिवार के लोगों के आने पर इस्तेमाल होते थे। इन चबूतरों पर शाही शामियाने लगते थे। बादशाह अकबर इस मकबरे के बनने के दौरान और इसके पूरे होने के बाद भी कई बार यहाँ आए थे। ये मुगल बादशाहों और शहजादों के लिए एक बड़ी सी निजी जगह थी। ये उनकी बहुत अकीदत वाली जगह थी। सन 1570 के दशक की शुरुआत में हुमायूं का मकबरा बनकर तैयार हो गया। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की ख्याति की कहानी लिख दी थी। उन्होंने ताजमहल के लिए आर्किटेक्चरल बुनियाद भी तैयार कर दी थी। मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे को बनने में लगभग 1 दशक का वक्त लगा। इसका बेहतरीन आर्किटेक्चर भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकालीन निर्माण में मील का एक नया पत्थर साबित हुआ। इसके तैयार होने पर मुगल शिल्पकारी के एक शानदार दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद की एक सदी में दुनिया की कुछ सबसे शानदार इमारतें बनकर तैयार होने वाली थी। इनमें से एक को शायराना अंदाज में वक्त के रुखसार पर आंसू की बूंद कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे के तैयार होने के लगभग 70 साल बाद अकबर के पोते शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है। इसकी प्रेरणा हुमायूं के मकबरे से ली गई थी। इसकी रूपरेखा बिल्कुल वैसी ही है और अनुपात भी लगभग बराबर है। फर्क यह है कि ताजमहल को बगीचे के किनारे पर बनाया गया और इसमें मीनारें भी जोड़ दी गई और ये सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन बाकी हर लिहाज से ताजमहल हुमायूं के मकबरे का नया रूप है। 19वीं सदी तक मुगल साम्राज्य का सूरज डूबने लगा था। सन 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय विद्रोह को दबा दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने पर आखिरी मुगल बादशाह और उनके परिवार ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। एक जवान मेजर हॉटसन को बादशाह बहादुर शाह जफर को हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। हुमायूं के मकबरे ने मुगल सल्तनत के सबसे अच्छे दौर को देखा था। अब ये इसके खत्म होने का गवाह बनेगा। आखिरी मुगल बादशाह ने अपनी तलवार मेजर हॉटसन को सौंप दी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही तैमूर वंश की निशानी थी। बाद में हॉटसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को गोली मार दी। हुमायूं की तरह जफर को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। उन्हें रंगून भेज दिया गया, लेकिन जफर हुमायूं की तरह वापसी नहीं कर सके। ये बहादुर शाह जफर की अब तक देखी गई आखिरी तस्वीर है।